हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है सिंचाई वाला जो है टॉपिक चल रहा था। और सिंचाई वाले जो टॉपिक है उसमें यदि बात करें तो अगला हमारा जो टॉपिक था वो क्या, सिंचाई कितनी डरे। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंचाई कब करें। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि सिंचाई कितनी करें, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि भाई खेतों के खेत जो है लबालब कर दिए पानी से। नहीं, एक तरीका होता है, एक मात्रा भी होती है। तो सिंचाई जो है कितनी करें, इसका उत्तर है जलमान। जितनी फसल की जलमांग है, जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, उतना अपने को जो है क्या करना है, सिंचाई करनी है। उतना अपने को क्या करना है, पानी देना है। तेरे भाई यहाँ तक तो याद रखें। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है भाई, कि जलमान क्या होती है। इसके कई बार फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाता है कि ये जलमान किसकी जलमान भाई, इसकी जलमान की बात हो रही है फसल की, फसल की। साथ में फसल की जो है ये तो है जलमान की, भाई फसल को इतना जल चाहिए। अब क्या जल केवल और केवल सिंचाई से प्राप्त होता है, वर्षा से भी तो प्राप्त हो सकता है। सोचो, अभी आपने कोई फसल लगाई और आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी, आपको सिंचाई करना है, आप अगले दिन सिंचाई करने वाले हैं और रात में बरसात हो रही। तो ये बताओ, जब रात में बरसात हो रही तो अपने को सिंचाई करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो वो जलमान क्या है, जो बरसात हो, जो बरसात का पानी आ रहा हो खेत में, चाहे वो आप सिंचाई कर रहे हो, चाहे वो वाष्पीकरण हो रहा हो, चाहे वो बाष्पोत्सर्जन हो रहा हो, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब मिलाकर जो है जलमान होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होती है? जलमान होती है, जल की रिक्वायरमेंट होती है। समझ रहे हो? तो ये याद रखें। और एक होती है सिंचाई मान। सिंचाई मान मतलब इरिगेशन मान। तो जो भी जलमान आएगी, इसमें से बाकी के जो फैक्टर हैं उनको हटा दो तो सिंचाई मान आ जाएगी। इसको समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें, सबसे पहले आप हेडिंग डालें जलमान, है ना। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। यह जल की ए, यह जल की वह मात्रा है जो एक फसल की क्षेत्र परिस्थितियों में निश्चित अवधि तक फसल को सामान्य वृद्धि हेतु उगाने के लिए आवश्यक होती है। इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन तथा पौधों के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक जल के अलावा वह जल भी सम्मिलित है जो रिसने, बहने और जमीन में नीचे चले जाने से व्यर्थ चला जाता है। मतलब सब कुछ जलमान में आपके सब कुछ आ जाएगा, जो भी कुछ मृदा में हो रहा है। जैसे अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है जलमान, जलमान का फार्मूला, कि भाई जलमान का जो फॉर्मूला है, वाटर रिक्वायरमेंट बराबर क्या क्या होता है। वाटर रिक्वायरमेंट बराबर ईटी, इवेपो ट्रांसपायरेशन, इवेपो ट्रांसपायरेशन प्लस, है ना। प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इवेपो ट्रांसपायरेशन हो गया 8, जो है आपके जो है एवापोरेशन, एवापोरेशन भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के द्वारा जो है जो भी जल है वो आ जाएगा। और एस मतलब जो है अन्य कारक इसमें आ जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट जलमान क्या है, डब्ल्यू आर क्या है जलमान, ईटी क्या है, ईटी क्या है वाष्पो, है ना। ईटी क्या है ना, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, है ना। ये है बाष्पोत्सर्जन। यानी कि ई टी मतलब है इफेक्टिव, इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन। ऐसे याद रखो, इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ई मतलब क्या है, ई मतलब, है ना, ई का मतलब होता है इवापोरेशन, वाष्पीकरण, इवापोरेशन, इवापोरेशन वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब जैसे मृदा सतह से वाष्प का, जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना, वो वाष्पीकरण होता है। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो रंध्र होता है, रंध्रों में, रंध्रों के जो जल रहता है, जल का वाष्प के रूप में उड़ना, वो बाष्पोत्सर्जन होता है। आई मतलब क्या होता है, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब जो है हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सिंचाई कहते हैं,
सिंचाई, और भी जो है एस मतलब जो है अन्य जो भी टारट बच जाते हैं वो सब टारट जो है इसमें आते हैं जो जल से संबंधित हैं। सीधी सी बात है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है कि जो बाष्पोत्सर्जन में जो लॉस हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन में जो लॉस हो रहा है और इवापोरेशन में जो लॉस हो रहा है वो, प्लस सिंचाई जितनी हमें जो है सिंचाई की ज़रूरत है वो, और अन्य जो भी जो है टारट जैसे कि आपका जो है पर्कुलेशन हो रहा है, पानी का नीचे रिसाव हो रहा है, ये सब जो है ज़मीन में रिसने वाले, सीवेज हो रहा है, ये सब फैक्टर रहेंगे। समझ रहे हो, ये सब क्या है, जलमान है ना। क्या है भाई, जो है पौधे की जलमान होती है। जलमान में आपके क्या क्या आ जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी का जो लॉस हो रहा है वो आ जाएगा, है ना, जो वाष्पोत्सर्जन वाला पानी है, इवापोरेशन वाष्पीकरण वाला जो है वो आ जाएगा, सिंचाई वाला जो है जल आ जाएगा, और एस मतलब जो है आपके अन्य आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, है ना। चलो, अब अन्य कारक में जैसे आ गया वर्षा आ गई, है ना, ये आपके वर्षा भी आ सकता है ना। अन्य कारक में जो है आपके जो है क्या आ सकता है, वर्षा आ सकता है। चलिए भाई, चलिए अब देखो इसको दूसरे फॉर्मूले से कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसको जो है वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। आई, आई मतलब जो है इरिगेशन, सिंचाई। आई मतलब जो है कि भाई सिंचाई के द्वारा प्राप्त जल, कि हमें जो है कितनी सिंचाई देनी है वो हम देखेंगे कि सिंचाई जो है सिंचाई जल। इसके अलावा जो है और क्या सम्मिलित किया था हमने, प्रभावी वर्षा, इफेक्टिव रेनफॉल, यानी कि ये हो जाएगा प्रभावी वर्षा। भाई हो सकता है बरसात के द्वारा भी जल प्राप्त हो रहा हो, सिंचाई के द्वारा भी हम जो है दे रहे हैं। इसके अलावा जो है अब ये भी हो सकता है कि भाई अगर सिंचाई भी नहीं की है, बरसात भी नहीं हुई है, फिर भी मृदा में जो है नमी संग्रहित रहती है कि नहीं रहती है, उसको हम एसएम से डिनोट करते हैं। एसएम मतलब जो है संग्रहित नमी। ये तीनों फैक्टर मिलाकर जो है क्या होते हैं, जलमान होते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट होते हैं। ये आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फसल की जलमान है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को सिंचाई करनी है, क्योंकि हम सिंचाई पढ़ रहे हैं। तो सिंचाई को कैसे निर्धारित करेंगे कि भाई सिंचाई अपने को कैसे करनी है। सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई मतलब जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, सिंचाई मान। अब सिंचाई मान जो है ये रही आपकी सिंचाई मान, है ना, ये सिंचाई मान, आई मतलब सिंचाई मान। तो भाई कैसे आ जाएगी, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर मतलब जो है क्या आ रही भाई, जलमान। और जलमान में से क्या माइनस हो जाएगा भाई, ये दोनों जो है इधर चले जाएंगे और बचेगा आई। मैथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कि कोई भी संख्या जब बराबर के इधर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब जो है, जो, अब ये मत कहना सर कि आपने जो है पहले ये लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आई को मैंने इधर ले आया हूँ, आई को जब मैं इधर ले आया हूँ, इनको इधर पहुंचा देते हैं। देखो क्या करते हैं, ये दोनों को इधर पहुंचा दो, तो इधर पहुंचाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, डब्ल्यू आर माइनस, और आई इधर आ जाएगा। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, भाई इधर पहले आई इधर लिख रहा था तो हमने इधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो क्या आएगा, डब्ल्यू आर जो है माइनस, माइनस में क्या, इफेक्टिव रेनफॉल प्लस एस एम, ये दोनों चीज जो है आ जाएंगी क्या, प्रभावी वर्षा और संग्रहित नमी। भाई सीधी सी बात है, जो आपकी जो मृदा है, मृदा में जो है जो संग्रहित नमी है उसको हटा दो, जो बरसात हुई है बरसात के जो पानी है उसको हटा दो, और जो उसकी जो कुल जलमान है उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगी, सिंचाई मान आ जाएगी। सीधी सी बात है। जैसे मैं ये कहूँ कि भैया, जैसे मैं कहूँ कि जलमान, वाटर रिक्वायरमेंट, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपके जो हैं चावल है, चावल की जलमान क्या होती है, चावल की जो है वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, 900 से जो है कितनी होती है, 900 से 2500 mm, इतनी होती है जलमान रे ये, है ना, ये क्या है, जलमान। अब इस जलमान में से हम सोच रहे हैं कि भाई बरसात कितनी हो रही, इफेक्टिव रेनफॉल कितनी हो रही भाई, इफेक्टिव रेनफॉल हो चुकी है, सोचो 300 mm, 300 mm तो हो रही रेनफॉल। फिर उसके बाद संग्रहित नमी कितनी है,
जो है एसएम की बात करें, उस मृदा में संग्रहित नमी कितनी है, वो तुम्हारी जो है उस टाइम पर एट प्रेजेंट टाइम पर जो है कितनी मान लेते हैं, जो है इसको मान लेते हैं 300, 350 मान लेते हैं। सोचो नमी इतनी मान लेते हैं। तो भैया क्या पूछिए, सिंचाई मान। अब सिंचाई मान में से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब इसको ये रेंज में देते रखा है, तो रेंज वाले को हम मान लेते हैं 2000, एक एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, होती तो 900 से 2500। तो क्या करेंगे, सिंचाई मान कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है 2000 में से माइनस कर देंगे क्या क्या, 300 प्लस 350, ये हो गया आपके 650, है ना। अब 2000 में से आप क्या करोगे, 650 कर दोगे, लगभग जो है 1350 के आसपास आ गया। सीधी सी बात है ना। तो सिंचाई मान कितनी आ रही है, 1350, जबकि जल मान कितनी थी, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी जरूरत पड़ती है, 900 से 2500 पड़ती है। इसका मतलब ये तो ही नहीं ना है कि भाई जितनी जल मान है फसल की उतना ही अपने को जल देना है ना। पहले ये चेक कर लो बरसात हुई है कि नहीं हुई है ना। तो अपने को सिंचाई मान ऐसे याद करनी है, इतनी सिंचाई देनी है अपने को, कितनी सिंचाई देनी है इसमें, इतनी सिंचाई देनी है, इतना अपने को पानी देना है। बाकी सब कुछ अपने आप आपको जो है वहां पर मिल रहा है। कहाँ दिक्कत है भाई, कुछ बरसात से मिल रहा है, कुछ वैसे मिल रहा है, समझ रहे हो। ये रहता है, इसको लिखो आप। चलिए, फिर एक ये हो गया भाई, लिख लिया आपने। फिर मैं आपको बता दूं एक पॉइंट है, वो पॉइंट लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या होता है। नोट करके आप लिखेंगे, नोट, है ना, नोट में वाष्पोत्सर्जन अनुपात। भाई सीधी सी बात है, वाष्पोत्सर्जन अनुपात मतलब ट्रांसपायरेशन रेशो। अब देखो वाष्पोत्सर्जन अनुपात का मतलब क्या है भाई, आपको पता है कि कोई भी जो प्लांट है ये मृदा में जो है ग्रो कर रहा है, इसकी पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, इस स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं, यहाँ से ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये जो सन है, सूर्य है, इस सूर्य की किरणें आकर पड़ती हैं, और यहाँ पर जो है ये जल रहता है, जल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो के जो है वातावरण में उड़ जाता है। तो ये क्या है, ये जो क्रिया है वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या होता है समझो, कि भाई वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर सबसे पहले जो है वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया स्टार्ट होती है तो पत्तियों में जो है जल की कमी हो जाती है, तो पत्तियों में जो जाइलम होता है, जाइलम वो नीचे से, ये पत्तियां जो है एक इस प्रकार का जो है एक रसारोहण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वो इस प्रकार का एक फोर्स लगता है, जो जड़ें जो रहती हैं, जड़ों से जो है जल जो है पेड़ में ऊपर की तरफ जाता है। तो मृदा में जो जल है वो पेड़ के ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है, क्या कारण है कि मृदा में जो जल है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो यही कारण है वाष्पोत्सर्जन के कारण। याद रखना है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इसीलिए एक प्रेशर जो है क्रिएट होता है, जो प्रेशर जो है नीचे जो मृदा में जो पानी है वो जड़ों से होते हुए पत्तियों तक जो है पूरे पौधे में जाता है, और जहां जहां पानी की जरूरत होती है, जिस भाग को जरूरत होती है, वो रास्ते में से ही पानी ले लेता है। सीधी सी बात है, तो इसीलिए तो हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पानी जो है पौधा एब्जॉर्ब करता है। पानी का अवशोषण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। अब इसको हमने एक नाम दे दिया वाष्पोत्सर्जन अनुपात। इसका मतलब ये है कि भाई 8 ग्राम, इसका मतलब समझो क्या है, 8 इकाई शुष्क पदार्थ, 8 इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने में पौधे के द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में इस्तेमाल होता है वह वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है। मतलब इस पौधे के द्वारा, भाई खाना कौन बनाता है, पत्तियां बनाती है, पत्तियों में ही रंध्र है, रंध्र भी कहाँ है, पत्तियों में है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कहाँ पर हो रही, पत्तियों में हो रही। खाना भी कहाँ बनेगा, पत्तियों में बनेगा। तो पत्तियों के द्वारा जो खाना बन रहा है उसको हम मान लेते हैं 8 इकाई। तो 8 इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधे के द्वारा 8 इकाई शुष्क पदार्थ कौन पैदा कर रहा है, पत्ती पैदा कर रही है। 8 इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधों के द्वारा जितना जल
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, इसमें जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है इसमें इस्तेमाल होता है वो है वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा तो जितना भी पौधा जितना भी पौधा पानी लेता है उसका 99% जो है वो क्या होता है, लॉस होता है वाष्पोत्सर्जन के रूप में। ओनली पौधा 8% जो पानी है जो है उसको ही उपभोग करता है, उसका कंजप्शन करता है, उपभोग करता है। क्या कह रहा हूं कि जड़ के द्वारा जो पौधा जो जड़ के द्वारा पानी को लेता है उसमें से 99% जो पानी है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा लॉस हो जाता है और केवल 1% पानी का ही उपयोग करता है। क्लियर है यहां तक? तो ये बाष्पोत्सर्जन अनुपात को अब हम लिख लेते हैं। अब आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, हाँ भाई, वाष्पोत्सर्जन अनुपात लिखेंगे। 8 इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 1 इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधों द्वारा पौधों द्वारा जितना जल जितना जल वाष्पोत्सर्जन जितना जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया में इस्तेमाल होता है जितना जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया में इस्तेमाल होता है वह वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है, वह ट्रांसपायरेशन रेशो कहलाता है। लेकिन नहीं भाई, ये आपके क्या पता एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ गया तब दिक्कत आ जाएगी। इसको हम कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन रेशो, टी आर बराबर है ना, या ई और जोड़ लो, इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन रेशो। ई टी आर का मतलब क्या है, इफेक्टिव। ई मतलब इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन रेशो, है ना। तो इसमें जो है ई टी आर, इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन रेशो क्या है, पानी की वह मात्रा पानी की वह मात्रा जो वाष्पीकृत हुई है। भाई जितनी मात्रा जो है, कितनी मात्रा वाष्पीकृत हुई है वो, और उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा, उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा, ये क्या होती है लाडलो, इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन रेशो होता है। चलिए, लिख लिया भाई आपने। अगर आप रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, नहीं आए तो रट लेना, सीधी सी बात। एक और पॉइंट आता है कि आप दो सिंचाइयों के बीच में अंतर, दो सिंचाइयों के बीच में कितना अंतर रखना है, कितना अंतर जो है आता है, और वो, है ना, वो हम देखेंगे कि आपने जो है कोई फील्ड है यहाँ पर सिंचाई की, फिर कुछ दिन बाद जो है दोबारा सिंचाई की, फर्स्ट टाइम सिंचाई की और दोबारा सिंचाई। अब इनके बीच में कितने दिन का जो है अंतर है, इस दिन को एक फॉर्मूला से जो है दर्शाया जाता है। वो क्या है, वो है कुल मृदा जल अपक्षय बराबर जो है क्या है, कुल मृदा जल अपक्षय, है ना, वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। कि भाई कितना जो है, जो मृदा है उसके द्वारा कितना पानी का अपक्षय हो चुका है, कितना लॉस हो चुका है, सेंटीमीटर में आपने यदि सिंचाई की है वो।
आ जाएगा। और क्या आएगा? वाष्पन, वाष्पन बाष्पोत्सर्जन। वाष्पन बाष्पोत्सर्जन मतलब, वाष्पन मतलब मृदा से जल का सूर्य की किरणों के द्वारा जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर लॉस होना। बाष्पोत्सर्जन क्या है? रंध्रों के द्वारा पानी का जो है लॉस होना। बाष्पोत्सर्जन की दर। और जब दर की बात हो रही है तो दर को हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर प्रति दिन में। एक दिन में कितना लॉस हो रहा है वो, कुल मृदा जल अपक्षय कितना है वो, इसके आधार पर हम जो है क्या है, सिंचाई का निर्धारण करते हैं। चलिए, देखेंगे भाई। हम्म। चल। हाँ भाई। अब हम देखते हैं, हेडिंग डालिए विभिन्न फसलों की, विभिन्न फसलों की जल मांग, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट। विभिन्न फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट। अब देखो, है ना, यहाँ पर आपको लिखना है फसल, और यहाँ पर लिखना है जलमान। जलमान हम दर्शाएंगे सेंटीमीटर की बजाय में, मिलीमीटर में। याद रखें, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है? और सेंटीमीटर, इसका मतलब यूनिट कौन सी बड़ी होती है? सेंटीमीटर यूनिट बड़ी होती है। ठीक है? चलो, जैसे मैं बात करूं धान। धान में जो है जलमान कितनी? 900 से 2500 mm। और इसी को यदि सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 से 250 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर में 10 का भाग दे दो, जो है, सॉरी, जो लिखा हुआ है इसमें 10 का भाग दे दो तो वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है गेहूं की जलमान। गेहूं, और गेहूं की जलमान होती है 450 से 650 mm। ये गेहूं की जलमान होती है। फिर उसके बाद जो है गेहूं के बाद यदि बात करें तो क्या है? गन्ना। गेहूं के बाद है गन्ना, और गन्ना की जो है जलमान होती है 1500 से 2500 mm। है ना, याद रखें। उसके बाद जो है आलू, और आलू की जलमान होती है 500 से 700। आलू की जलमान कितनी होती है? 500 से 700। इसी प्रकार से मूंगफली, मूंगफली की जलमान कितनी होती है? 500 से 700। क्या? एम में है ये सब कुछ। इसी प्रकार से कपास, कपास की बात करें तो कपास की जलमान होती है 700 से 1300 mm। ये कपास की हो रही, आलू हो गया, मूंगफली हो गया। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद जो है आपके सोयाबीन है। सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन की होती है 450 से 700 mm। और उसके बाद जो है मक्का, मक्का की होती है 500 से 800 mm। ये मक्का की होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? सर्वाधिक जलमान, सर्वाधिक जलमान यदि पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है गन्ना की होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फसल अवधि के आधार पर, आधार पर सर्वाधिक वाटर रिक्वायरमेंट जलमान, वो होती है धान की। क्योंकि धान की जो फसल है वो 4 महीने की है, और गन्ना की जो फसल होती है वो 1 साल की होती है। क्लियर है? लिखेंगे भाई जल्दी से। चलिए। हम्म।
देखें भाई जल्दी से। लिख लिया। अब कुछ ये तो हुई आपके 12th वाली है ना। हम्म। अब जो है कुछ एक दो और लिख लेते हैं हम, जो है जलमान, है ना, कि ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब क्या पता आपसे जो है पूछ ली जाए, है ना। जैसे जो है पूछ लिया जाए तो अपने को याद होनी चाहिए, जैसे कि सूरघम। सूरघम मतलब जो है आपके ज्वार, है ना। ज्वार की जलमान होती है 450 से 650 mm। साथ के साथ आप नोट डाउन करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है चुकंदर। चुकंदर की होती है 550 से 750। चुकंदर 550 से 750। फिर उसके बाद जो है लिखें भाई, टमाटू की होती है 400 से 600। टमाटू, टमाटू की कितनी होती है, 400 से 600 mm। ये किसकी होती है, टमाटू की होती है। फिर उसके बाद बीन्स हैं, बीन्स, और बीन्स की कितनी होती है, 300 से 500 mm। देखिए भाई साथ के साथ आप नोट डाउन करें। टमाटर की 600 से 800। टमाटर, टमाटर की कितनी भाई, 600 से 800 mm। देखो भाई जल्दी से। और मटर की 350 से 500। मटर 350 से 500 mm जो है मटर की होती है। प्याज की 350 से 550। प्याज, प्याज की कितनी भाई, 350 से 550 mm प्याज की होती है ना। इसी प्रकार से जो है चिली की 400 से 600। 400 से 600 यही जो है चिली की होती है। ये जो 400 से 600 है यही किसकी होती है, मिर्च की होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए लिखेंगे आप। 1000 से 1200 जो है मैंगो की होती है। आम की कितनी होती है, आम, आम की 1000 से 1200। जस्ट एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। बनाना की 1200 से 2200 होती है। सिट्रस की 900 से 1200 होती है। बस बहुत है, इतना ही भाई, फसल पढ़ रहे हैं हम। चलिए, लिख लिया आपने। हम्म। अब देखते हैं हम, देखो जल्दी से। अब देखते हैं कि भाई ये सब हो गया। अब सिंचाई के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं भाई, सिंचाई किस किस चीज़ से हम कर सकते हैं, वो रहेंगे आपके सिंचाई के स्रोत। लिखेंगे सिंचाई के स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स, कुछ नहीं है इसमें। सिंचाई के जो है सोर्स क्या सा हो सकते हैं, कहाँ से पानी आ सकता है। आपके जो है नदी है, नहरें हैं, तालाबें हैं, तालाब है, कुएं हैं, नलकूप है। इसके अलावा जो है पाताल तोड़ है, पाताल तोड़, कुएं हैं। और क्या है, ज़्यादा झील से ले लो। मतलब स्रोत वो है जहाँ से आपका पानी आ रहा है। अब यहाँ पर जो है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना सा पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई, भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाती है ना। और नहरों में भी बात करें तो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना। नहरों में यदि बात करें भाई, नहरों में कौन से राज्य में की जाती है, एक तो आपके पंजाब,
हरियाणा, यूपी, इन जिलों राज्यों में सर्वाधिक की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में मुख्यतः, या मुख्यतः नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों द्वारा की जाती है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये नहरों में यदि बात करें, जैसे नहर है, और नहरों में जो है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई सर्वाधिक जो है राजस्थान में जो है, तो राजस्थान में जो है आपके गंगानगर एवं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ नहरों में जो है आपको पता ही है ना, ये हनुमानगढ़ लिख लेना भाई। और नहरों में यदि बात करें तो राजस्थान में कौन सी नहर है जो सबसे ज़्यादा पानी के लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, वो है राजस्थान की, जिसे मरुगंडा भी कहा जाता है, वो जो है उसके द्वारा जो है सिंचाई जो है सर्वाधिक की जाती है। उसके बाद गंड नहर भी है, याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से की जाती है। अब जैसे तालाब है, तालाब भीलवाड़ा जिले में है ना, भीलवाड़ा जिले में यदि पूछ लिया जाए कि तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है राजस्थान के किस जिले में की जाती है, तो भीलवाड़ा में की जाती है। अब तो क्या है, भीलवाड़ा का विभाजन हो चुका है, नया जिला बन चुका है। चलिए भाई, ये लिखें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, चलिए। हाँ भाई, ये तो अभी बेसिक जानकारी। अब क्या है, सिंचाई के साधन क्या क्या है, मतलब कौन कौन से साधन से सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के साधन, ये तो क्या हुआ, सोर्स हुआ। अब बात ये कि भाई नदियों से अपने को पानी खेत तक लेके जाना, तो समरसियल का आप उपयोग कर सकते हो, है ना। तो ये सब सिंचाई के साधन हैं। अब सिंचाई के साधन में वैसे ही बेसिक आप याद रख लेना कि सिंचाई के साधन में जैसे कि पंप सेट हुआ, इससे आप ले जाते हो। इसके अलावा जो है पुराने सिंचाई के साधन भी हैं, पुराने सिंचाई साधन, परंपरागत सिंचाई साधन है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना। पंप सेट है, इससे आप जो है ले जा सकते हो। इसके अलावा जो है पवन चक्की है, पवन चक्की, इसके द्वारा भी हम ले जा सकते हैं। ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जो है उसमें पाइपलाइन लगाकर जो है ले जा सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक, या आप लिखें, है ना। सिंचाई के साधन मतलब जिनकी सहायता से सिंचाई के लिए जल भंडारों से लिया जाता है, मतलब जिसकी सहायता से सिंचाई के लिए जो जल है वो भंडारों से लिया जाता है, वो आपका रहेगा। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो जो हम पढ़ेंगे वो, जैसे ये तो हम पुराने वाले पढ़ेंगे, है ना, सिंचाई के प्राचीन साधन, बस इतना सा पढ़ेंगे। बाकी तो देखो औरों से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं बना है कि भाई पंप सेट है। पंप सेट तो देखो कुओं में, नलकूपों में जो है पंप सेट लगा दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें लगा दी जाती हैं, विद्युत मोटरें, या ट्रैक्टर के द्वारा जो है पंप सेट जो है चलाए जाते हैं, है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल जो है पंप हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करते हैं, विकेंद्रीय बल पर काम करते हैं, है ना, ये याद रखें। तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ हम लिखेंगे सिंचाई के साधनों में, लिखेंगे प्राचीन साधन। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सिंचाई के
प्राचीन साधन। अब देखो सिंचाई के प्राचीन साधन जो हैं क्या क्या हैं, बस आप जो हैं नाम याद रखना चाहो तो नाम, या डिटेल, डिटेल हालांकि आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी मैं डिटेल आपको लिखा दूंगा। सिंचाई का सबसे प्राचीन साधन जो है कौन कौन से हैं, एक तो आपके चरस है। कौन सा है? सबसे पहला चरस। इस चरस को क्षेत्रीय भाषा में जो है क्या कहते हैं? मॉट। क्या कहते हैं भाई? क्षेत्रीय भाषा में इसे मॉट कहा जाता है, या इसे जो है पुर कहा जाता है ना, चरस। चरस जो है ये प्राचीन साधन है, और इसमें क्या होता है, चरस में 30 फीट तक गहरे कुओं से आसानी से जो है पानी निकाला जाता है। याद रखना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 फीट गहरे कुओं से पानी निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है। 30 फुट गहरे जो है ना, याद रखना है, 30 फीट गहरे पानी से जो है जो सॉरी गहरे कुओं से क्या है, गहरे कुओं से पानी निकाला जा सकता है इसमें, चरस में, है ना, जिसको हमने मॉट या पुर कहा है। यानी कि 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर। याद रखना है, 10 घंटे में 60,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो। इसमें जो क्या है, जो एक कुएं में जो है ऐसे बैल जो घूमते रहते हैं, बैल जो है कुएं के चारों तरफ चलते रहते हैं, पुराने आपने पिक्चरों में देखा हो तो बैल जो घूमते रहते हैं, वो नीचे चरपहिया सा चलता रहता है, पानी ऊपर आता रहता है ना, जो है। अब इसमें बैल अगर आप ज़्यादा यूज करोगे, 2 जोड़ी आप बैल यूज करोगे तो ज़्यादा पानी आएगा, ऐसे जो है ना। तो याद रखें, चरस, मॉड या पुर, कुएं में से पानी निकालते थे पहले बैलों के द्वारा। बैल ऐसे राउंड जो है घूमते थे, है ना, प्राचीन समय में, जब दादा बाबा परदादाओं के ज़माने के टाइम की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है दूसरा है रहट। रहट, तो देखो रहट में जिसे हम जो है क्या कहते हैं, पर्सियन, पर्सियन व्हील कहते हैं। पर्सियन व्हील, ये भी बहुत पुरानी है। दादा दादा बाबाओं के ज़माने के साधन है ये, पुराने समय में जो है। इस रहट में क्या करते थे, 10 से 12 मीटर की गहराई तक का पानी उठाया जाता है इसके द्वारा। यानी कि 10 से 12 मीटर की गहराई का पानी उठाया जा सकता है। 10 से 12 मीटर जो गहरा पानी है वो उठाया जा सकता है रैट के द्वारा। इस रैट में ऐसा क्या होता है, इसमें क्या है, इस रैट में जो है सुने, एक ऐसे जो है गोल सा जो है ना, ऐसे गोल सा हम लगाते हैं, और प्रत्येक गोल से पे जो है बाल्टी टान देते हैं ना। ये फल नहीं है, ऐसे बाल्टी है, कुंदा अब मेरे पे नहीं बन रहा है, बाल्टी जो है ऐसे, बाल्टी जो है, अब समझ जाओ बाल्टी है ये, है ना, ऐसे अब नहीं बन रहा है। तो ऐसे बाल्टी जो है टनी रहती हैं, तो उसमें क्या है, बाल्टी जो है टनी रहती है, और फिर ये ऐसे जो है चलता है ना, ऐसे जो है बाल्टियां जो है, कुछ बाल्टियां तो नीचे जहाँ पर जो है जल रहता है, जल में डूबी रहती हैं। कुछ बाल्टियां जल में डूबी, एक मतलब एक माला की तरह, एक जो सर्कल होता है उस पर माला की तरह है। कुछ बाल्टियां जो है डूबी रहती हैं, और पहिए को एक धुरी पर घुमाया जाता है, और इसे चलाने के लिए एक आदमी और एक जोड़ी बैल और या ऊंट जो है काम में लेते हैं। भाई इसको चलाने के लिए भाई आदमी भी चाहिए, ऊंट ले लो, बैल ले लो, एक आदमी भी चाहिए, ताकि जो बाल्टी है उसका पानी ठलाने के लिए भी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ जो है इसमें जो है, ये पुराने ज़माने में जो है यूज करते थे, ये याद रखें। और इससे जो है, जो रहट है, इससे प्रति घंटा 10,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। ये याद रखें, प्रति घंटा 10,000 लीटर पानी उठाया
जा सकता है। याद रखना है 10,000 लीटर पानी, है ना। ये जो है एक तरह से ये भी आपको याद रखना है, लोहे लोहे के बड़े पहिए पर छोटी छोटी बाल्टियां, है ना। ये इसमें जो है क्या होता है, लोहे की लोहे के पहिए पर माला के समान छोटी छोटी बाल्टियां रहती है ना। पुराने समय में इसका यूज करते थे, बहुत पहले रहट का। ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और साधन है, और जो है प्राचीन साधन है, वो है दोलन टोकरी। दोलन टोकरी, ठीक है भाई। क्या है, दोलन टोकरी, जिसे हम और क्या नाम देते थे, बेड़ी। बेड़ी। अब इसमें क्या है, बेड़ी ये भी बहुत पुराना है, प्राचीन साधन है, बाबा दादा बाबाओं के जमाने का है। इसमें क्या है, जो दोलन टोकरी है, एक दो आदमी रहते थे, और ऐसे मजबूत जो है, मजबूत जिसमें पानी आ सके, जिसमें जैसे यहाँ नदी के किनारे बैठ जाते थे, ये डड्डा खोद लेते थे, और डड्डा खोद के जो है सिंचाई के पास पास में ऐसे सिंचाई जो है करते रहते। दो आदमी ऐसे बैठ जाते, ऐसे लिया पानी, उसमें टोकरी सी रहती थी, जैसे रबड़ की टोकरियाँ, और जो जिसमें पानी फुल भर जाता था, उसको ऐसे खिला के इधर कर देते थे। ऐसे खिला के दो आदमी ऐसे जो है करते थे, है ना, रस्सियों से बांध लेते थे, है ना, चमड़े की बनी होती थी, और दोनों तरफ रस्सियों से बांध के और ऐसे करते रहते। वो सिंचाई, जो नहर है, जो नहर के पास बैठ जाते थे, नहर तालाब झील जहाँ पर पानी है वहाँ बैठ जाते थे, और वहाँ से डालते रहते थे। तो बेलन रोटरी, अब ये तो देखो दो आदमी कितना डालेंगे, बहुत कम क्षेत्र में जो है। और इसमें जो है 8 मीटर गहराई से पानी उठाया जा सकता था, है ना। कई बार आपने देखा होगा, कहीं पर जो है पानी खाली करते हैं, ऐसे मान लो जैसे कहीं रास्ते में पानी भरा, किसी चीज में भर के पानी को खाली कर रहे हैं दो जने, ऐसे है। ये दोलन टोकरी थी, बेड़ी थी, है ना। इससे जो है प्रति घंटा 3500 से 5000, प्रति घंटा 3500 से 5000 लीटर, है ना, लीटर पानी निकाला जा सकता है। अब पहले क्या है, पहले जमाने के लोगों में दम था, तो दम था, वो निकाल लेते थे, काम कर लेते। अब तो कहाँ, अब तो भैया मोटर बटन दबाया और कहाँ में भाई पानी आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है, देखो इसको। चलिए, दोलन टोटरी हो गया। फिर उसके बाद जो है ढेटली, है ना, एक और प्राचीन साधन है, वो क्या है, ढेटली। बोले सर ये ढेटली क्या है, अभी समझाते हैं कि भाई ढेटली में क्या होता था। ये जो ढेटली है, इसमें ये भी जो है पुराना साधन है, और इस ढेटली में जो कम गहरे कुएं हैं, तालाब हैं, वहां से पानी उठाया जाता था, है ना। इसमें क्या करते थे, देखो, ये जैसे ये कुआं है, यहाँ पर जो है ना एक इस प्रकार का साधन बनाते थे, है ना। ये कुआं है, इस प्रकार का एक साधन बनाते थे। एक तरफ जो है लटका रहता था, एक तरफ जो है इसमें जो है पत्थर, एक तरफ जो डंडा सा रहता था, यहाँ पर एक तरफ जो है पत्थर, और एक तरफ जो है बाल्टी, और एक यहाँ पर आदमी बैठा देते। ये आदमी, है ना। अब ये आदमी जो है ऐसे रस्सी को ऐसे करता नीचे, ये पत्थर उठता, और वो पानी को उसमें छोड़ देता था अपने आप। जैसे ही वो छोड़ता, पत्थर नीचे आता, और रस्सी जो है खींचने की जरूरत नहीं थी, बस आदमी क्या है इसको नीचे करता, पानी भरता, और वो ऊपर फिर बाल्टी को खाली कर देता अपने आप, जो है ये हो जाता था इसमें, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लकड़ी की बल्ली या जो है लंबा खंबा, है ना, जल स्रोत के पास भूमि की सतह पर लगा होता है। इसके ऊपर लकड़ी की बल्ली काम में लेते हैं, जिसके एक सिरे पर तो क्या है पत्थर, और एक दूसरे सिरे पर रस्सी के द्वारा बाल्टी बांधी जाती है। जब पत्थर ऊपर उठता है, तो बाल्टी जो है नीचे जाती है, और पानी बढ़ जाता है ना। और ऐसे जो है उसको खींच लेते थे, तो पत्थर खींच लेता था, समझ रहे हो। ये है, ये ढेटली होती थी। इससे जो है
डेटली से भाई कितनी गहराई से पानी उठाया जा सकता था? 8 मीटर से, 8 से 3 मीटर गहराई से पानी उठाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 से 3 मीटर गहराई है ना। और कितना भाई? 1 घंटे में 2000 से 2300 लीटर। 1 घंटे में 2000 से 2300 लीटर पानी उठाया जा सकता। ठीक है, ये आपके जो है डेटली होती थी पुराने समय में। अब तो क्या है, और भी अब तो पंप सेट आ गए, पवन चक्कियाँ आ गई, ये सब आप लिखें। चलिए, है भाई। चलो भाई, अब अगले, ये हुआ आपके जो है पुरानी चीज़ें। अब हम जो है पढ़ेंगे भाई, जब इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं और जो छूटेगा ना, मैंने जो पार्ट बताया कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लास्ट में भी लेंगे, है ना। जो बेसिक है उसको तो मैं करा देता हूँ आपको। अब जैसे फिर अगला टॉपिक हम करेंगे सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की जो है 4 विधियाँ होती हैं, और कहाँ कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसकी बात करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। डियर स्टूडेंट, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।